एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। संस्कृत की इस कक्षा में हम लोग कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रत्ययों को सीखने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय सीखा हुआ है। मैं याद दिला दूं, हम सीख रहे हैं कृदंत प्रत्यय, और कृदंत प्रत्यय का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दूं। क्रियाओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इन्हें कृत प्रत्यय भी कहते हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको बताया है इसे कृदंत प्रत्यय के रूप में भी आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी इनका प्रयोग लगातार होता है। ठीक है, तो अब आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने त्वा प्रत्यय किया था, जहाँ पे हमने जोड़ने पर पठित्वा हसित्वा इस प्रकार से शब्द बनाए थे। इनके मतलब थे पढ़कर, हंसकर, लिखकर। ऐसे ही जब हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा था तो उनके अर्थ बने थे हमारे पास पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, यानी करने के लिए। जो भी धातु दी जाती है उसके साथ जोड़िए के लिए, वो काम करने के लिए ये लिखा जाता है। मेन बात जो हमने सीखी थी वो भी सीख लीजिए, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। जब आप त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस आधे क को छोड़ देते हैं, पीछे का त्वा आप धातुओं के पीछे जोड़ देते हैं। यहाँ पे तुमुन देखिए, तो पीछे जो न हलंत दिखाई दे रहा है, मतलब ये आधा अक्षर है, इसे हम छोड़ देते हैं, सिर्फ तुम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। आज हम जो अगले प्रत्यय को सीखने वाले हैं वो प्रत्यय है हमारे पास में कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत अन्यर प्रत्यय। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को कौन कौन से प्रत्यय एक प्रकार से सीखना चाहिए। वो प्रत्यय हैं हमारे पास में, देखिए जरा ध्यान से। ये त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का मतलब भी करके होता है। जो करके त्वा में होता है वही ल्यप के अंदर होता है। अन्यर प्रत्यय का मतलब होता है करना चाहिए, और तव्यत का मतलब भी होता है करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, करने योग्य, इस प्रकार से भी इनके अर्थ निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले अन्यर प्रत्यय सिखाने जा रही हूँ, उसको देखिए कैसे लिखने हैं। बहुत आसान तरीका है, जो आपको अभी मैंने बताया, सिखाया, उसी के आधार पर आप काम करेंगे। हमने क्या कहा था पिछली बार भी, कि जब आप किसी प्रत्यय को लिखेंगे किसी भी धातु के पीछे, तो ध्यान दे लीजिए वहां पर कि कौन सा अक्षर आधा है। आप पकड़ पा रहे हैं, र आधा है, तो कुछ नहीं करना है, इस धातु के पीछे इस पूरे शब्द को जोड़ दीजिए और र हलंत जो है वो हटा दीजिए। ठीक, तो शब्द देखिए क्या बना। प ठ के पीछे अनीय जोड़ा तो ठ पूरा हो गया, ठ हलंत था ना, अ के साथ जुड़ने पर ये पूरा हो गया, पठनीय। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज याद करनी है वो ध्यान दीजिए। अगर ये शब्द पुल्लिंग में होगा तो आपको इसके पीछे विसर्ग लिखना है, क्योंकि ये अकारांत बन गया ना, पठनीय अकारांत, तो ये बालक की तरह विसर्ग लगाइए। अगर ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसे लता की तरह चलाइए, पठनीय, उसके पीछे आ लगाइए, पठनिया। और अगर ये नपुंसक लिंग का शब्द है तो इसके पीछे आपको म हलंत लिखना है, बिल्कुल फलम की तरह। ठीक है, तो ये आपको तीनों लिंगों के अंदर लिखना पड़ता है, इस प्रत्यय की एक खासियत है। तो आप ध्यान से अगले शब्द को देख सकते हैं। हस के साथ बनेगा हसनीय, हसनिया, हसनियम। ज्यादा अच्छे से सारे शब्दों को आप आराम से देख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल इसके अंदर आने वाली नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा, परीक्षा के अंदर इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ रहता है, आप लोगों को पूछा जा सकता है इसमें से मूल धातु अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ खेल इसके अंदर मूल धातु है और अन्यर इसके अंदर प्रत्यय है। मैंने यहाँ पर अन्यर प्रत्यय शब्द बार बार नहीं लिखा है, आपको लिखना है यहाँ पर अन्यर प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे विसर्ग दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, अन्यर प्रत्यय के साथ में कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कि ये पुल्लिंग है। अगर ऐसा शब्द हो तो आप लिखेंगे ये स्त्रीलिंग है। अगर ये शब्द दिया हो तो आप कहेंगे नपुंसकलिंग है। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ पता चल रही है कि ये कैसे शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार से इन शब्दों को देखिए, इन धातुओं को देखिए, इन सारी की सारी धातुओं के साथ में प्रत्ययों को आपको जोड़ना है। कुछ शब्द मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, आप लोग इन धातुओं की सूची अपने पास में लिखिए और फिर बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी कॉपी के ऊपर इसका पूरा वर्णन आप भी कीजिए। यहाँ पे मैंने
कुछ शब्दों को अंत में छोड़ दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है। ज़्यादा समस्या यहाँ भी कुछ नहीं है, अगर आप समझें तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ भू धातु भव बन गई है, भवनीयः, यहाँ होगा भवनीया और ये होगा भवनीयम। ठीक है, ऐसे ही ये श्रवणीयः, श्रवणीया, श्रवणीयम। पानीयः, पानीया, पानीयम। दृश्य धातु दर्शनीयः होगा, दर्शनीया होगा, दर्शनीयम होगा। और ये स्मृ धातु है, स्मरणीयः, स्मरणीया और स्मरणीयम। अब लगे हाथ बात करते चले, इनका अर्थ क्या है। इन सब का अर्थ है करना चाहिए या फिर करने योग्य। देखो आप समझ सकते हो ना, दर्शनीय स्थल बोलते हैं हम, देखने योग्य स्थान। हम हिंदी के अंदर भी इन शब्दों को अभी आजकल देखते, सुनते, पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदी के ये सारे शब्द मूल रूप से संस्कृत से ही निकल कर आए हैं, और संस्कृत के अंदर जो प्रत्यय उसमें लगे हुए हैं, उन प्रत्ययों के मूल अर्थ को यदि आप सीख जाते हैं तो आप हिंदी के भी शब्दों के अर्थों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए जल्दी से हम लोग इसी प्रकार से तव्यत प्रत्यय को भी देख लेते हैं। यहाँ पर तव्यत प्रत्यय को भी उसी प्रकार से चलाया है। पट के साथ में तव्यत जोड़ना है, ध्यान देंगे। त हलंत जो है वो आप हटा देंगे, बाकी बचा तव्य। उस तव्य के पीछे विसर्ग लगाने पर पुल्लिंग होगा, आ लगाने पर स्त्रीलिंग होगा, म हलंत लिखने पर नपुंसकलिंग होगा। ठीक है, और अर्थ भी देख दो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। इसको कहेंगे पढ़ने योग्य या फिर पढ़ना चाहिए, दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके अंदर। एक बात जो इस प्रत्यय के साथ में आपको और सीखना है वो ये है कि जब आप इस प्रत्यय को लगाते हैं तव्यत को, तब आप मूल शब्द के साथ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा इसके साथ में किया था। तो यहाँ भी आपको ई की मात्रा लगानी है। तो पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, इस प्रकार से शब्द ये बनेंगे। और अर्थ पढ़ने योग्य या फिर पढ़ना चाहिए, इस संदर्भ में आप सारे शब्दों को लिखेंगे। धातुओं को नोट कर सकते हैं, कौन कौन सी ये धातुएं हैं, उन सारी धातुओं को देख लें। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, ध्यान से समझिए। जहाँ अंतर दिखाई दे रहा है मैं वहाँ से वापस आपके साथ जुड़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे वापस आइए। जब तक हमें दो अक्षर दिखाई दे रहे थे तब तक हमने छोटी की मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम ऐसे शब्द की तरफ आ गए, ऐसा धातु देखिए नम, तो आपको पता है ना, नम के साथ, गम के साथ, और ये देखिए पा, स्था, ये वो धातुएं हैं जो अपने मूल रूप में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ चलती हैं। अपवाद तो होते ही हैं, तो संस्कृत के अंदर भी कुछ अपवाद मौजूद हैं कुछ शब्दों के साथ, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान के साथ उन चीज़ों को सीखना है। गम के साथ गंतव्य, गंतव्य शब्द आपने हिंदी में अक्सर सुना हुआ होगा, कुछ भी नहीं है, वो असल में गम के साथ में तव्य ही जोड़ा हुआ है। तो आप गंतव्य जैसे लिख रहे हैं वैसे ही नंतव्य लिखेंगे, झुकने योग्य, झुकना चाहिए। यहाँ गंतव्य हो गया। यहाँ पा के साथ में पातव्य, ई की मात्रा लगाने की कोई जगह ही नहीं है, इसलिए पातव्य वैसे का वैसा लिखेंगे। स्था के साथ देखिए स्थातव्य, ई की मात्रा यहाँ भी नहीं लगेगी। क्री के साथ देखिए नहीं लगेगी मात्रा, पर कर्तव्य बनेगा। देखिए हिंदी में अक्सर इस्तेमाल होता है कर्तव्य शब्द, कहाँ से आया है, क्री धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ने से आया है। ऐसे ही स्मृ धातु के साथ में स्मर्तव्य लिखेंगे, ये बनेगा शब्द। और दृश्य धातु के साथ में जब आप जोड़ेंगे तो द्रष्टव्य बनता है। द्रष्टव्य देखने योग्य, दिखाई देते हैं, ऐसे शब्द जो हम कहते हैं ना, देखने चाहिए, दिखने चाहिए, दिखने योग्य, देखने योग्य, द्रष्टव्य, ये शब्द बनता है। फिर से एक बार वैसे का वैसा, द्रष्टव्य विसर्ग के साथ है तो पुल्लिंग है, आ की मात्रा जुड़ गई है तो ये स्त्रीलिंग है, और अगर म हलंत है तो ये नपुंसकलिंग है। अर्थ है देखना चाहिए। मैंने ये सारे शब्द छोड़े हैं, आपको इनके अर्थ खुद लिखना है इसके अंदर। ये है आपका तव्यत प्रत्यय। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप सुन गए होंगे, समझ गए होंगे, आपने इसे सुन लिया होगा तो आप इसे व्यवस्थित लिख पाएंगे। ऐसे का ऐसा बिल्कुल इसी प्रकार आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए, अभ्यास कीजिए। आज के लिए प्रत्ययों के साथ इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक अगले विषय के साथ। शुभ दिन।
सभी को।